Very good morning, dear students. Today we are discussing about the class 11 thermodynamics. In this chapter, you have already studied what is the first law of thermodynamics, in which we taught that first law of thermodynamics describe about the heat and work. The first law of thermodynamics statement is the total amount of heat can be formed as two modes heat and work. The total internal energy of a system can be changed to form heat and work. When delta Q amount of heat apply on the system, then its internal energy is U and work done will be W. Then according to the first law of thermodynamics, we can see that delta Q is equal to delta U plus delta W. Implies that delta U is equal to delta Q minus delta W. Okay. Now we are discuss about the second law of thermodynamics. What is the second law of thermodynamics? देखते हैं. The second law of thermodynamics, first law of thermodynamics क्या हुआ था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के डिपेंड था. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब कि जितना एनर्जी पहले रहेगी, अगर सिस्टम का वर्क डन करने के बाद वो उतना एनर्जी रहेगा, तो उसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ अलग होता है. कभी आप देखे होंगे, अगर ऑब्जर्वेशन किए होंगे, तो ऐसा नहीं है कि अगर टेबल बुक रखी है तो वो अपने आप मतलब कि क्या हो जाए, एच हाइट पर उठ जाए. ऐसा तो होता नहीं है. जब तक कि उसको कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, कुछ वर्क नहीं करेंगे, हमें ऊपर उछालना पड़ेगा. तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद हम इस इक्वेशन को समझते हैं. देखिए, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स The second law of thermodynamics gives a fundamental limitation, gives a fundamental limitation to the efficiency of a heat, to the efficiency of a heat, efficiency of heat engine and the coefficient of performance of a refrigerator. ठीक है. रेफ्रिजरेटर मतलब होता है बच्चों फ्रिज. आपके घरों में फ्रिज होगा, उसी को रेफ्रिजरेटर बोलते हैं. ठीक है. तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंड एज द गिवन फंडामेंटल लिमिटेशन टू द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन एंड द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपके घरों में जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें यूज होता है. यानी कि उसमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का प्रिंसिपल वर्क करता है, जिसमें हीट एफिशिएंसी और कोएफिशिएंसी ऑफ हीट को बैलेंस किया जाता है ना, इन द रेफ्रिजरेटर में. द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल लिमिटेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन एंड द कोएफिशिएंट ऑफ हीट, है ना.
परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर समझ पाए? इट इज डिफाइंड एज द फंडामेंटल लिमिटेशन ऑफ द हीट इंजन एंड कोएफिशिएंट ऑफ द रेफ्रिजरेटर, है ना। यानी कि ये हीट इंजन की एफिशिएंसी और कोएफिशिएंट रेफ्रिजरेटर का कोएफिशिएंट का क्या है, एक प्रिंसिपल है। यानी कि आपके घरों में जो फ्रिज यूज होती है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होती है। एक लैंग्वेज में से आप क्या बोल सकते हैं, सिंपल सी डिफिनेशन चाहे उसको भी लिख सकते हैं। कैसे? सिंपल सी डिफिनेशन हमारी ये कहती है कि efficiency of heat energy can never be unity. यानी कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहें तो हम इसको कह सकते हैं कि efficiency of a heat engine, efficiency of a heat engine, efficiency of heat engine can never be unity. Can never. यानी कि efficiency of heat engine की मतलब कि हीट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो कभी भी यूनिटी नहीं हो सकती। यूनिटी मतलब कभी कोई उसकी यूनिट 1 नहीं हो सकता, है ना। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं हो सकती है कि उसकी हीट इंजन वो हमेशा उसी में बना रहे। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ ए कूल्ड रिजर्वायर कैन नॉट बी जीरो, यानी कि कूल्ड रिजर्वायर का जो भी एफिशिएंसी होगा कभी जीरो नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ एफिशिएंसी उसकी, यानी कि उसकी क्वांटिटी जो होगी वो कुछ ना कुछ अमाउंट में प्रेजेंट रहेगी सिस्टम में, ठीक है। तो ये इंप्लाइज करता है फॉर ए रेफ्रिजरेटर। अगर एग्जांपल की बात करें बच्चों, एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें तो फॉर ए रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज, फॉर ए फ्रिज को ही रेफ्रिजरेटर के नाम से जानते हैं। फॉर ए फ्रिज the second law tells या says that the coefficient of performance can never be infinite. Can never be infinite. यानी कि आप कह सकते हैं फ्रिज के लिए सेकंड लॉ हमें ये बताता है कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैन नेवर बी इनफाइनाइट, यानी कि उस सिस्टम का जो कोएफिशिएंट होगा वो इनफाइनाइट नहीं हो सकता। कुछ टेम्परेचर रहेगा, मतलब कुछ टेम्परेचर रहेगा। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे आप जानते हैं कि वाटर को अगर आप पानी में रख दें 0 डिग्री सेल्सियस तो वो बर्फ जम जाता है। सबसे ज्यादा डेंसिटी उसकी 4 डिग्री सेल्सियस पे रहती है ना। और जैसे ही उसको आप इन्वायरमेंट में लाएंगे धीरे धीरे उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि धीरे धीरे वो क्या होगा, वो टेम्परेचर को बैलेंस करना चाहेगा, है ना। टेम्परेचर को जब बैलेंस करना चाहेगा तो हमेशा आप जानते हैं कि हीट जो है कि कोल्ड रिजर्वायर की तरफ ट्रांसफर होती है। हीट जो है सबसे पहले सिस्टम में जाती है, तो सिस्टम अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और सिस्टम एनर्जी को रिलीज करता है तो वो कहां पे ट्रांसफर करता है, कोल्ड रिजर्वायर की तरफ। यानी कि जो इन्वायरमेंट से हमारी हीट की ऑब्जर्वेशन होगी वो कोल्ड रिजर्वायर की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी। तो फ्रिज के केस में ऐसे ही होता है कि अगर फ्रिज है तो फ्रिज को आप बंद ना करें तो आपका इन्वायरमेंट का टेम्परेचर भी उसके सिस्टम में जाएगा, तो आपका वो जो भी ऑब्जेक्ट आप उसमें रखेंगे वो उतना ठंडा नहीं रहेगा कंपेयर टू द क्लोज फ्रिज।
है ना। तो ये सब बातें हैं कि according to equation this implies that external work is zero. According to definition external work is zero. External work is zero. कहने का मतलब कि अगर कोई फ्रिज है, फ्रिज के अंदर कुछ भी रखा है तो उसका एक्सटर्नल वर्क जीरो होता है, यानी बाहर से कोई कार्य नहीं किया जाता, जो भी कार्य होता है फ्रिज के अंदर में ही होता है। ऐसा नहीं कि बाहर से हम ला के बर्फ को रख रहे हैं, वो अंदर ही अंदर बर्फ का फॉर्मेशन होता है। जब टेम्परेचर लो हो जाता है तो एक समय ऐसा आता है कि वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि इन द केस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स द टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द टोटल एक्सटर्नल वर्क ऑफ ए सिस्टम विल बी जीरो। ठीक ना। जब टोटल एक्सटर्नल वर्क जीरो है तो बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से पढ़ने का क्या पढ़े हैं, ये पढ़े हैं डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। यानी कि अब वर्क की जगह पे अगर हम जीरो रख देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा U प्लस जीरो, ये आपको मिल गया डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U। अब यहां से एक डिफिनेशन और बोल सकते हैं बच्चों, क्या, सबसे सरल डिफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स द टोटल अमाउंट ऑफ हीट अप्लाइड ऑन द सोर्स इज इक्वल टू द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। समझ में आई बात। यानी कि जितना अमाउंट ऑफ हीट को हम बढ़ाते हैं उतना ही इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। जितना हम हीट एनर्जी को हम डिक्रीज करेंगे उतना ही इंटरनल एनर्जी हमारी डिक्रीज होगी। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स द एक्सटर्नल वर्क ऑफ द सिस्टम विल बी जीरो। ठीक। और आप क्या बोल सकते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ हीट अप्लाइड ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी इन द सिस्टम। तो इस तरह से आप ये थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ पढ़ चुके हैं। और सेकंड लॉ के बहुत से एप्लीकेशन, जैसे आपके घर में फ्रिज वगैरह यूज होता है, तो ये उसके एग्जांपल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों देखिए रीजन वाई और रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल प्रोसेस। Reversible process क्या है? Imagine some process in which thermodynamic system goes from an initial state into a final state. आप इमेजिन करिए कि थर्मोडायनामिक स्टेट में कोई सिस्टम है या कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी सिस्टम के अंदर रखा गया है, वो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में पहुंचता है। तब क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द सिस्टम एब्सॉर्ब हीट डेल्टा Q फ्रॉम द सराउंडिंग एंड परफॉर्म वर्क ऑन हीट। तब क्या होगा, मान लीजिए आपके पास दो सिस्टम है या फिर कोई सिस्टम है, सिस्टम में वाटर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है बच्चों, वाटर भरा हुआ है। वाटर का मतलब H2O भरा है। तो ये सिस्टम जो है ओपन है। क्या है, ओपन सिस्टम है। तो ये क्या करेगा, वाटर जो है कि आपके इन्वायरमेंट से यानी कि सराउंडिंग से, इन्वायरमेंट से क्या करेगा, डेल्टा Q अमाउंट ऑफ हीट को एब्सॉर्ब करेगा। डेल्टा Q अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब करेगा कहां से, बाहर से, यानी कि इन्वायरमेंट से, या इसी को आप बोल सकते हो कहां से, सराउंडिंग से। डेल्टा Q अमाउंट ऑफ हीट क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। जब बाहर से डेल्टा Q अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो
तो इसकी इंटरनल एनर्जी यानी कि यहाँ से यहाँ तक लाने में मान लीजिए कुछ टाइम तो लगेगा ही, और यहाँ से यहाँ तक लाने में, सिस्टम तक लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, यानी कि वर्क करना पड़ेगा। जब वर्क करेंगे तो इसकी इंटरनल एनर्जी यानी वाटर मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। देन यू हैव टू टेल दैट when we apply the delta Q amount of heat of energy for the a open system in which the kept in a water, ठीक है, then after t time it have to some do the work, है ना। तो इसके लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, can we reverse this process and bring both the system and surrounding to their initial state with no other effect anywhere? क्या हम समझ सकते हैं अगर इसका रिवर्स प्रोसेस कर दें, है ना, रिवर्स प्रोसेस करने तो क्या ऐसा होगा कि जो हमारी इंटरनल एनर्जी है वो बाहर निकल जाएगी हीट के फॉर्म में? तो वही उसी के बारे में पढ़ना है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस ये बताता है कि अगर हम जितना हीट हमने दिया, अगर वही हीट हमें पुनः प्राप्त हो गया तो हम उसे कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस इज डिफाइंड एज व्हेन वी अप्लाई द हीट on the system, then it will return back to the total energy of heat. Then it process is more a reversible process. If the total amount of heat applied on the system, it will be not returned back to the system, then it will say that irreversible process. तब क्या होगा, ऐसे अगर एक्सपीरियंस किया जाए तो नेचर में ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है ना। अगर ऐसे ऑब्जर्वेशन करें, आप सोचे अपने माइंड से, तो ऐसा कोई भी वो नहीं है कि वहां पे ऐसा हो सकता है नेचर में। और मैक्सिमम पे क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, क्योंकि कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना है कि जितना अमाउंट आप हीट देंगे इन्वायरमेंट इतना टेम्परेचर वो एब्जॉर्ब करेगा, कुछ देर बाद वो जो उतना अमाउंट दे देगा। ऐसा तो है नहीं कि पाइप लगी हुई है, यहाँ से पानी निकाले, पानी गया, फिर पानी पाइप निकाल देंगे, पाइप लगा देंगे तो पानी वापस आ जाएगा, ऐसा कोई सिस्टम तो है नहीं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें पेट्रोल और डीजल के केस में, बच्चों बात करें तो पेट्रोल और डीजल जब आप बाइक में अपने डलवाते हैं तो देखते हैं कि जो अमाउंट ऑफ हीट वो वेपर में चला गया, क्या वापस लौट के आता है? वो नहीं आएगा, है ना। तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस उसमें नहीं होगा। या फिर अगर आप बात करें कुकिंग गैस का, कुकिंग गैस लीकिंग फ्रॉम a gas cylinder in the kitchen diffuses to the entire room. The diffusion process will not spontaneously reverse and bring the gas back to the cylinder. अगर मान लीजिए आपके पास सिलेंडर है, सिलेंडर में से गैस निकल रहा है, ये आपका सिलेंडर हो गया, सिलेंडर में से क्या निकल रहा है? गैस निकल रहा है। दिस इज सिलेंडर। अब सिलेंडर में से कहीं से गैस पिस्टन खुला हुआ है, मतलब वाल्व खुला हुआ है, तो क्या होगा? गैस का डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन का मतलब होता है गैस निकलेगी बहुत तेजी से, है ना। तो गैस का डिफ्यूजन हुआ तो किसी कमरे में या किचन में रखा है, पूरा गैस कहाँ? पूरे इन्वायरमेंट में फैल जाएगा। तो जब पूरे इन्वायरमेंट में फैल जाएगा, पूरे किचन में फैल जाएगा गैस का मॉलिक्यूल, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि गैस का मॉलिक्यूल जब आप बंद करने के कुछ देर बाद गैस सभी मॉलिक्यूल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? ये कभी नहीं हो सकता, है ना। इस टाइप के प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, यानी कि जो गैस का मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो चुका है वो कभी भी नहीं जा सकता है ना। पानी अगर होता है, पानी के केस में हम एक बार सोच सकते हैं कि मान लीजिए पानी निकल गया, उसको किसी पाइप की सहायता से हम उसको ऊंचे से या फिर किसी ड्रग से किसी सिस्टम में ट्रांसफर कर सकते हैं। बट इन द केस ऑफ सिलेंडर, व्हेन मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस diffused from a system, then it will be not returned back to the cylinder. This process is known as reversible process. अब हम पढ़ते हैं irreversible process. Irreversible process क्या होता है? Irreversible process arises mainly from two causes. Irreversible process दो टाइप से प्रोड्यूस होता है। कौन कौन सा देखते हैं? Irreversible process, it will
पहला तो है वन मेनी प्रोसेस लाइक फ्री एक्सपेंशन और एक्सप्लोजिव रिएक्शन टेकन द सिस्टम टू नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। पहला तो ये है आपका कि मेनी प्रोसेस जैसे कि आपका केमिकल रिएक्शन हो गया, क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, या फिर एक्सप्लोजिव हो गया, इससे बम वगैरह डिफ्यूज किया गया, उस केस में नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, क्या होगा, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। नॉन इक्विलिब्रियम का मतलब समझ पा रहे हैं? नॉन इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में नहीं रहेगा, यानी कि मॉलिक्यूल उसके मूव करते रहेंगे। जब रिएक्शन आप करवाएंगे, है ना, जैसे अगर हम HCl का मल्टीप्लाई HCl का रिएक्शन हम सोडियम से करवा दें, है ना, सोडियम से करवा दें, क्या बन जाता है, NaCl बन जाएगा, है ना, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। इस केस में इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं होगा, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट होगा। यानी कि अगर हम ऐसे प्रोसेस को, जैसे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एक्सप्लोजिव हो रहा है, तो उस केस में उसकी जो सिस्टम की जो स्टेट होगी वो इक्विलिब्रियम ना रहेगी, नॉन इक्विलिब्रियम रहेगी। इक्विलिब्रियम का मतलब कि उसकी इंटरनल एनर्जी एकदम बिल्कुल शांत, वो कुछ भी मूवमेंट ना करे, कोई वर्क ना करे, तब उस केस को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। अदरवाइज अगर वो कोई भी प्रोसेस करता है या फिर उसकी वेलोसिटी, रेट ऑफ वेलोसिटी ज्यादा होती है रिएक्शन की, मतलब कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की, रिएक्शन से प्रोडक्ट बनने की स्पीड में अगर चेंजेस हैं तो उसे हम कहेंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस। ये तो फर्स्ट केस हो गया। दूसरा केस क्या कहता है? दूसरा केस हमारा ये कहता है कि मोस्ट प्रोसेस जैसे हो गया आपका मोस्ट प्रोसेस की बात करें तो इन्वॉल्व फ्रिक्शन हो गया। फ्रिक्शन मतलब घर्षण बल बच्चों। फ्रिक्शन एक वही फोर्स है जो कि हमको जोड़ के रखता है, या फिर साइकिल में आप जब ब्रेक लगाते हैं तो यही फ्रिक्शन एक्ट करता है टायर और सरफेस के बीच में। अगर साइकिल आपके आगे की तरफ मूव करती है तो फ्रिक्शन फोर्स सरफेस के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, टायर और सरफेस के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो फ्रिक्शन फोर्स होता है, ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस है ना। या फिर अगर हम बात करें विस्कोसिटी की बात करें, है ना, या फिर विस्कोसिटी की बात करें। विस्कोसिटी तो आप जानते हैं ना, आप कैपिलरिटी वाले चैप्टर पढ़े होंगे जिसमें मैंने बताया था कैपिलरिटी क्या होता है। कैपिलरिटी इज अ सिस्टम इन विच ए थिन शीट्स या थिन पाइप विल बी अरेंजिंग इन दिस वे। द branches of tree which has connect to the root, it has thin veins. This is known as capillary medium. तो इसी तरह से विस्कोसिटी के केस में बच्चों और बच्चों फ्रिक्शन के केस में आपका और मैकेनिकल रिएक्शन के केस में रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और रिवर्सिबल प्रोसेस कहाँ होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस वहां होता है जहां पे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है ना। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है। अगर मान लीजिए हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस कहाँ वेरी करता है? रिवर्सिबल प्रोसेस आपका होता है सिर्फ कहाँ पे होगा? जहां पे क्वासी स्टैटिक प्रिंसिपल फॉलो करेगा, जिसमें अगर आप प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे तो टेम्परेचर को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर अगर ज्यादा बढ़ता जाएगा प्रेशर अगर बढ़ता जाएगा तो फिर उसकी वैल्यू भी क्या होगी? कम होती जाएगी।
जब वैल्यू कम होती जाएगी तो प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा, प्रेशर ज्यादा बढ़ने से हो सकता है वो विस्फोट हो जाए, है ना। तो यानी कि जब क्वासी स्टैटिक रिएक्शन को फॉलो करेगा तभी हम कह सकते हैं वहां पे रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ठीक है बच्चों, एक लास्ट टॉपिक बची है आपकी कार्नोट थ्योरम या कार्नोट इंजन के बारे में। ये कैसा इंजन है इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ाएंगे आपको कल, यानी कि कल ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा पूरी तरह से। कल का टॉपिक जो है कार्नोट थ्योरम, कार्नोट इंजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पर्पज से, तो इसके बारे में डेरिवेशन कल हम करेंगे, व्हाट इज द कार्नोट इंजन, ठीक ना। तो कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ओके, थैंक यू।